सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। शिकस्त पे शिकस्त, हार पर मजीद हार, भारत ने तंग आकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और ISPR के YouTube चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया है। पर यह सब शुरू कहां से हुआ, आज के प्रोग्राम में इस अहम मामले पर बात करेंगे। 5th जनरेशन महाज पर जहां गोलियां नहीं बयानिए चलते हैं और गलत मालूमात एक नया हथियार हैं, पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ बावकार और तैयार खड़ा है। जबकि भारत ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे और जंगी जुनून को हवा दी, तब पाकिस्तान के मीडिया, खास तौर पर बोल न्यूज ने सच, दयानतदारी और जिम्मेदारी से जवाब दिया। और यह सिर्फ एक मीडिया वार नहीं बल्कि एक बयानिए की जंग है, इलाकाई अमन का इम्तिहान है और सहाफती अखलाकियात की कसौटी है। जब भारत ने झूठी खबरें, जाली वीडियोस बनाई, कहानियों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने साबित कदम रहकर हकायक के साथ दुनिया को असल तस्वीर दिखाई और भारतीय फौज में कब कब टूट फूट होती रही, बोल ने दिखाया। नॉर्दर्न कमांड का सरबराह जनरल MV कुमार की मौतली हुई, भारतीय फजाइये के नायब सरबराह SP ढारकर को ओहदे से हटाना हो, या फिर दिफाई इंटेलिजेंस के सरबराह DS राना को काला पानी की सजा देना हो, इन सबको बोल न्यूज ने जिम्मेदारी के साथ बेनकाब किया। अक़वाम आलम में भारतीय गोदी मीडिया के झूठे बयानियों को तहत करने का सहरा भी बोल मीडिया ग्रुप को जाता है और बोल न्यूज के बेलाग तबसरों, खुसूसी रिपोर्ट से भारत को हर महाज पर सुख्ती का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बोल न्यूज भारत में मुसलमानों की भी आवाज बना, जहां भारतीय सरकार की सरपरस्ती में मकबूजा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। कहीं किसी मुसलमान को अपने घर से बेदखल किया जा रहा था तो किसी को कारोबार से हर लम्हे की जिम्मेदाराना कवरेज बोल न्यूज ने की। और जब सच ने चुभना शुरू किया तो भारत के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, वो ये कि बोल न्यूज़ के नशरियात पर पाबंदी लगा दी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया। न नफरत की बुनियाद पर, न किसी खिलाफ वर्जी पर, बल्कि इसलिए कि बोल न्यूज़ ने वो किया जो कम ही करते हैं, सच दिखाया, जिम्मेदारी से दिखाया, बेखौफ होकर दिखाया। और जहां बेखौफी की बात करें तो वहां पाक फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। आज पाकिस्तान ने खिते में अपने मिसाइल प्रोग्राम की बालादस्ती की एक और मिसाइल कायम की है। अब्दाली मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 450 किलोमीटर की रेंज पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बात हो रही है अब्दाली की, तो अब्दाली को तो भारतीय कभी नहीं भूल सकते हैं। पानीपत की जंग अच्छी तरह याद होगी। मोदी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री पे चले जाओ। मिसाइल जो पाकिस्तान ने आज लॉन्च किया है, ये जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, जिससे उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाना नामुमकिन हो जाता है। तो पाकिस्तान तो मुकर पर तैयार है, हम अमन चाहते हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना और तैयार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब ने भी हमें शो में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया शो में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और सीनियर तजियाकार अहमद हसन अल अरबी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तो मुकम्मल तैयार है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई कल, ये बता दिया गया जो हमारी फौजी क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर यक जान यक ज़ुबान है। जबकि वहाँ भारत में जो उनकी फ़ौज के अंदर टूट फूट चल रही है वो सारी दुनिया के सामने आया है। और आज मिसाइल कामयाब तजुर्बा भी पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हमारी तैयारियाँ पूरी। बिल्कुल जी, हम अभी तैयार हैं, मिलिटरीली तैयार हैं। हमारे पास एक और अच्छा मिसाइल आया है, मगर हमारे पास वो भी मिसाइल हैं और वो भी हथियार हैं जो आखिरत होता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो भी है। पॉलिटिकली हम लोग अब इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई डिविजन्स हैं तो वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे हैं। पॉलिटिकली हम एक हैं, डिप्लोमेटिकली हमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की आइसोलेट करने के लिए, फेल्ड। बल्कि हमारे जो दोस्त हैं इस तरीके से हमारे पीछे खड़े हुए हैं कि ये बेमिसाल है। चीन और तुर्की
माने क्या क्या नहीं है जो उन्होंने नहीं दिया और किया हमारे लिए, और अभी भी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं फिक्र मत करो। बस देखिए, इन एवरी सेंस हम तैयार हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान फिर भी जंग लागू करना चाहता है, वेलकम, मगर बेहतर ये होगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, जो हम कब से कह रहे हैं, जो यूएन के कर सकता है, जो यूएन कर सकता है, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि होना चाहिए, भाई इन्वेस्टिगेट करो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर हमारा उसमें कुछ है तो हम तैयार हैं कंपनसेट करने, सब चीज़ करने। मगर अगर इंडिया है और उसके बाद इंडिया है तो फिर इंडिया क्या करेगा? हम तो अब तंग आ गए। देखिए, हर 1 साल 2 साल मूडी ये खेल खेलता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसकी वोट कम हो रही है तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मुसलमानों को मारो। अब गुजरात में आपने देखा है कि कल क्या हरकत हुई थी, 2000 मुसलमानों को पकड़ा है गुजरात में मूडी फिर, और कहा है कि ये इलीगल बांग्लादेशी है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, बांग्लादेश के साथ ये क्या कर रहे हैं। देखिए, जिधर ये गया है, जिधर मुसलमान हैं उनके साथ ये लड़ता है, उनको मारता है, मरते हैं, और दोनों तरफ से लोग मरते हैं। और वही क्या कहते हैं, वो जो हमारा वही मुस्लिम हिंदू शुरू हो जाता है। फिर ये आदमी जो है इज़ अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। जब तक मूडी और अमन हो नहीं सकते बड़े सगीर में, अब ये तो वाजे हो गया है। राइट, बिल्कुल ठीक है, जब तक मोदी अमन कायम नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हमारा दुश्मन है भारत, जिसे जंग का जुनून सवार है, लेकिन अपनी फौज को ही वो संभाल नहीं पा रहा है। जनरल एमवी कुमार हो, एसपी ढारकर हो, या फिर डीएस राणा, इन जैसे अफसरान की मौतली, फिर किसी को काले पानी की सज़ा होना। जबकि यहाँ पाकिस्तान में कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी पाक फौज की जो क़यादत है वो आर्मी चीफ के पीछे खड़ी है, और फिर पूरी कौम भी पाक फौज के शाना बशाना, आर्मी चीफ के शाना बशाना खड़ी है। ये कितना बड़ा फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना होगा इंडिया को भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। जी, आई थिंक बिल्कुल आई एग्री विद इट। अभी मैं स्टार्ट करूंगा जो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा के साथ हुआ। जो डीआईए है बेसिकली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ये आप कह लीजिए हमारी आईएसआई कोऑर्डिनेट्स ऑल दी सर्विसेज। और एसपी ढारकर भी नायब सरबराह थे भारतीय फजाइया के। जी, अच्छा, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू फॉल्स फ्लैग, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि वो लीक हुए और वो फिर सोशल मीडिया पे भी आ गए। दूसरा ये है कि बहुत टाइम में आई थिंक डीआईए को चेंज करना इटसेल्फ आई थिंक रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत बड़ा वो क्राइसिस है। और भेजा गया इसको, ही इज अ इन्फेंट्री ऑफिसर, तो उठा के भेज दिया है इसको, किन कैन कहते हैं, या कमांड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो इनकी कमांड है, ट्राई सर्विस, और वो भी काला पानी इसको कहते हैं। तो ऐसे लगता है शायद पनिश किया गया। लेकिन आई थिंक बड़ी बात यह है कि जो डीआईए इसके पास जो मिलिट्री की लेट्स से इन्फो ऑप्स है, प्लस जो आई थिंक फॉल्स फ्लैग के जितने भी ड्रामा पार्टियां थी इनके पास होते थे, और दिस इज अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस टाइम पे इसको चेंज करना, फिर नॉर्दर्न कमांड का कमांडर चेंज, उससे आपने कहा डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, दिस शोज के वहाँ पे एक्चुअली खलबली मची हुई है। मैं अभी 3 और रेफरेंस दूंगा भारत से। हमारी तो चले बाद में हम जा भी रहे हैं भारतीय मीडिया पे पिछले 4-5 दिनों से, और द वे आई थिंक दे बिकम, आप कह लें कि जालत और बदतमीजी का एक तो मीनार बना हुआ, और मैं बड़ा महसूस होता हूँ। मैं कहता हूँ नया नैरेटिव लाओ, डेली वही घिसा पटा। अभी 3 मैं टाइम अगर दें मैं रेफरेंस दे दूं जो इंडिया से आई थिंक जो उनके टॉप डिफेंस एनालिस्ट हैं। नंबर 1 है जनरल एच.एस. पनाग, सिख हैं, और वो कश्मीर में रहे 15 कोर। उन्होंने कहा जी यू डोंट हैव टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, या उस तरह का एज नहीं है। और उसकी और भी रीजन है, ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स का है, देयर आर सो मेनी अदर रीजन के पाकिस्तान जो है उसमें आपको गैप नहीं देगा। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं को स्ट्रेच करें, ठीक है। दूसरा आ जाता है परवीन सानी, जो बड़े आई थिंक रिस्पेक्टेबल डिफेंस एनालिस्ट है। ऑल दो परसों जब गौरव आर्या से बात हो रही थी तो उसने कहा जी कि वो कौन है परवीन सानी। मैंने कहा फॉर गॉड से यार, मतलब तू छोटा सा एक आप कह लें मेमना सा है, और अभी उसको एक बंदा जो 80 साल थे ही डूइंग डिफेंस एनालिसिस स्पेशली पाकिस्तान चाइना पे, उसको आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं। उससे भी यही कहा। फिर आ जाते हैं एस दौलत, जो रॉ का इनका चीफ रहा है और बड़ा सियाना आदमी बेसिकली। तो आई थिंक इज सिख, लेकिन ठीक है वो दाढ़ी शाड़ी साफ की हुई है।
लेकिन आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स। तो उसने कहा जी कि यू हैव नो ऑप्शन बट ओनली बैड ऑप्शन एक रह गया और वो न्यूक्लियर पे जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, इंसान के बच्चे बनने को तैयारी नहीं है। फिर इनकी कमिटमेंट आ जाती है। अच्छा, एक ऐड कर दूं, सुप्रिया श्रीनेते हैं जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, बड़ी डायनेमिक है, उन्होंने भी कल आई थिंक इनका बड़ा मजाक उड़ाया जी कि हमने सुना था कि आप क्या नहीं जमीन तंग कर देंगे और आखिर तक पीछा करेंगे एंड ऑल दैट। तो 12 दिन हो गए, 11 दिन यहाँ से तो कोई चीज मूव नहीं की है, तो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए, तो ये आपके मिसाइल फायर हो रहे हैं या ये आपकी मिलिट्री है कि आपको बेसिकली इतना फियर है? सो आई थिंक कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों का भी मजाक किया है। मेरे ख्याल में जो है बेसिकली इसके जो एडवाइजर थे, मोदी खुद भी आई वुड सॉरी टू से बहुत बड़ा चवल आदमी है, लेकिन उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने इसको बंद गली में धकेल दिया है और ही डजंट फाइंड एन ऑप्शन की फेस सेविंग कैसे। अमेरिका ने ऑलमोस्ट डिसरिगार्ड कर दिया। चाइना के विक्टर गवर्न का स्टेटमेंट देखे भारतीय मीडिया पे था और बड़ा प्राउड किया भारतीय मीडिया ने कि कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात निकालें, बल्कि उन्होंने ताना दिया जी कि आपका सो कॉल्ड आयरन ब्रदर। उसने कहा जी ही इज वेरी मच आयरन ब्रदर और बाकी हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती। और आप हाथ लगा के देखें, अभी हम तुर्किया में हैं और यहाँ पे जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, यू विल बी सरप्राइज कि भारत भी कह रहा है जी कि टूरिज्म बंद करें और तुर्की ना जाए, तो तुर्क कह रहे हैं कि यार सॉरी टू से अपनी शक्लें देखो, वी डोंट वांट टू स्टिल योर फेस। डॉक्टर साहब ने तो इतना तक कह दिया, उन्होंने कहा कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है हाकान फिदान, उन्होंने पूछा बताया हम क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एग्जैक्टली। और उसमें अभी दोस्त थे जो नेवी में, उनका जी वी सेंड द नेवी टू कराची, मैंने कहा जी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोशल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता फॉल ऑफ इस्लाम और हम नहीं होने देंगे। तो वो सुल्तान मोहम्मद फातेह की आई थिंक टाइम याद आ रहा है एंड वी गेट रियली इंस्पायर्ड इनके साथ। तो ये आई थिंक रीजन में माहौल है। तो मेरे ख्याल में भारत को होश के दाखिल है कि हाँ ये जरूर है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे भी एक लंबी लड़ाई होनी है जो 5 डोमेन में होगी, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो, जो आई थिंक बोल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और मेरे ख्याल आपको भी बैन कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि चीजें जो है इसी तरीके से डिप्लोमेटिक है। फिर मिलिट्री की प्रिपरेशन पे डिटेल में बात हो सकती है कि कहाँ कहाँ वी हैव। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कोई ऐसा सील किया है बॉर्डर और मैरीटाइम बाउंड्रीज कि अभी शायद उधर से मेरे ख्याल कोई मक्खी भी नहीं गुजर सकती, व्हाट टू टॉक ऑफ एनी अदर थिंग। बिल्कुल अहमद हसन नदवी साहब, खौफजदा तो थे ही मोदी, अब साथ में बौखलाहट का शिकार भी हो गए। बोल न्यूज़ समेत मुतादिद पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को बंद किया, फिर अब प्राइम मिनिस्टर साहब के और DGISPR के भी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी बौखलाहट है, तो वाज़े है मोदी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। आप ड्यूरिंग वॉर आपने पाकिस्तान के चैनल्स बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन पे आने पे पाबंदी लगा रहे हैं, और उस वक्त कि जब इंडिया के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इनका मजाक उड़ा है कि आप लोगों ने तो कहा था 3 दिनों के अंदर अंदर हम 72 आवर्स में बदला ले लेंगे और ये वो, और जो जिनको आप कहते थे कि दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उनका आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए। 7 लाख फौज आपने कश्मीर में रखी हुई है, तो आप चाहते क्या हैं? और जाहिर है मोदी के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी दुनिया से। अब ये आवाज़ उठ रही है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इट्स अ सेन वे टू गो अबाउट इट, जो ये पहलगाम वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की पहलगाम वाले इंसिडेंट की, तो सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत तो सारे वहाँ पर पड़े हुए हैं। और फिर जिस तरह अभी आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने बात की कि जिस तरह से रॉ का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसमें वाज़ेह, जिसके बाद इन्होंने रॉ के वो जो सीनियर ऑफिसर है उनको वहाँ से एक तरह से सजा देने के लिए कहीं और पोस्ट किया, उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें तो उसमें सीधी तरह लिखा हुआ है कि फॉल्स फ्लैग इन्होंने कैसे करना है, फॉल्स फ्लैग के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम ये हुई, एग्जीक्यूट तो कर रहे थे वो सारा प्लान, लेकिन इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमने मीडिया को इन्फॉर्म करना है कि वो इतनी जल्दी इसके ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम ना करे। तो हुआ ये कि मीडिया, क्योंकि वो TRP और व्यूज़ और इन सारी चीज़ों के चक्कर में वो फंसा हुआ है, उसने उसी वक्त ब्लेम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, जहाँ से इनका सारा भांडा फूट गया। और फिर उसके बाद जो प्रेशर पाकिस्तान आर्मी ने और आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरीके से एजर्ट किया, जिस तरीके से हमने ऑफेंसिव जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है उसके ऊपर जाके हमने, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, चाहे काइनेटिक एक्शंस हो, जिस तरीके से हमने इन्फो ऑप्स किए, जिस तरीके से हमने एक्सरसाइजेस की, जिस तरीके से हमने क्लियर मैसेज पहुंचाया कि तुम एक स्ट्राइक करोगे बदले में 10 होंगी, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हिट यू। तो उससे जाहिर है, क्योंकि लड़ना फौज ने है, मोदी ने तो नहीं लड़ना, तो फौज पैनिक कर रही है, वो कहती है हमारी तैयारी नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर आया तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारी तैयारी नहीं है। और जितनी फिक्शन, जितने फिशर्स थे विद इन इंडिया, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे 7 सिस्टर स्टेट्स हो, चाहे
रेड कॉरिडोर हो, हर जो फिक्शन है वो मजीद बढ़ के सामने आ रही है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऑफेंसिव है उसको इंडिया सस्टेन कर ही नहीं सक रहा। अब ये हर बड़ाहट में अब जो भी एक्शन ये लेंगे, जो मिस एडवेंचर ये करेंगे, जो कदम ये उठाएंगे, वो हर बड़ाहट में उठाएंगे और वो डेफिनेटली गलती होगी जो दोबारा से इनको मजीद जलील करेगी। बिल्कुल ऐसी है और ये सिलसिला तो जारी रहेगा। मोदी जब से भारत पर बरसरे इक़्तिदार हैं, भारत जलील होता जा रहा है। ज़फ़र इलाही साहब बांग्लादेश के एक साबिक जनरल हैं फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो चीन के साथ मिलकर, अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो चीन के साथ मिलकर भारत पर अटैक करें और 7 शुमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लें। एक तरफ से बांग्लादेश हो गया, चाइना ने क्लियर कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान से वो ऑलरेडी मिसअप होने की कोशिश कर रहा है इंडिया, तो 3-4 तरफ से वो घिर चुका है ऑलरेडी। मोदी ने बिल्कुल ही तनहा कर दिया रीजन के अंदर ही इंडिया को। जी बिल्कुल, आपका ये ऑब्जर्वेशन सही है। हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है बांग्लादेश में, मेरे ख्याल में वो कभी भूलेंगे नहीं। वो तो मोदी तो खुद उधर गया, एक तमगा हासिल किया और फिर खड़े खड़े कह दिया कि जितने मुख्ती बाहिनी थे वो ज़्यादातर बीजेपी के आरएसएस के बंदे थे। हमने उनको इन्फिल्ट्रेट किया इंडिया में, हमने उनको ट्रेन करके इन्फिल्ट्रेट किया। तो आपका जो इंडिपेंडेंस है वो तो यू ओ अ लॉट टू अस। और उस पर वो हसीना वाजिद जो इसकी क्या पता नहीं क्या थी, वो उसने जाके उसको बांग्लादेश का उस वक्त का सबसे हाईएस्ट मेडल दे दिया। देखिए, कहने की बात ये है कि झूठ चलता है मगर बहुत देर और दूर नहीं जाता है, और जब पकड़े जाता है तो शर्म बहुत आता है। इस वक्त जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है यूएस कॉशंस इंडिया अगेंस्ट एस्केलेशन। ये क्यों हुआ? ये जो पूरा जो इनका सेटअप था कि वांस आएगा, ये अटैक होगा, वांस से फिर ये बताएंगे कि हमने इनको पकड़ा है, उनको पकड़ा है, और देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, और वांस कुछ जल्दी में कह देगा। वैसे तो वो वांस कहा इसलिए शायद कि उसकी बीबी ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, मगर जो उसने कहा, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुआ। और अब पता चल रहा है कि वांस क्या, अमेरिका कॉशन कर रहा है इंडिया को कि तुम्हारा एस्केलेशन बी केयरफुल, मगर ये भी गलत है। उनको कहना था कि बिल्कुल इलाही साहब, दुनिया को पता चल जाता है। जब इन्होंने क्लिंटन के आने पर छत्तीस सिंहपुरा में ड्रामा किया था, पता चल गया था। वो उस वक्त की जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि हमें पता लग गया था, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था उसके अंदर। तो अभी भी यकीनी तौर पर उन्होंने पता लगा लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। CIA को नहीं पता तो कितना देर तक उनको नहीं पता हो सकता है अगर ऐसा वाकया हुआ है। दे हैव देयर मीन्स, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर ही उनके लोग हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें एक सबक ये सीखना चाहिए, शायद इसके बाद जब आपको पता चल गया है कि जब फेक एंड फ्रॉड इज बीइंग परपेट्रेटेड और एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फेक एंड फ्रॉड, तो किस किस्म के ये कुछ जिम्मेदार लीडरशिप है इंडिया की जो इस हरकत कर सकती है? तो उनको तो दे शुड गो आउट ऑफ आवर वे टू कंडेम इट। हमने जब देखा कि वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो जो इराक पे हुआ था, 1 मिलियन पीपल गॉट किल्ड। बुश, अमेरिका और अमेरिका की रेपुटेशन और ख़ास तौर मुसलमान की दुनिया में कभी रिकवर नहीं हो सकती है जो उन्होंने किया इराक के साथ, कि झूठ बोल के अटैक किया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं जब वो थे नहीं। दिस इज़ नो लेस। इस पे भी एक उधर खैर न्यूक्लियर वॉर नहीं था, इस पे तो एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ये हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस को तो क्या है यार, इट्स बिकम अ टॉक शॉप। और क्या रह गया है यूएन में? 80 साल तक ये मसला को हल नहीं कर सके, न्यूक्लियर वॉर के पॉइंट पे आ गए, अभी फिर भी वो कुछ नहीं कर सके, एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। तो ये क्या पीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? ये किस किस्म का पीस एडिफिस है? तो मेरे ख्याल में आफ्टर दिस इज़ ओवर हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। वी हैव टू रिव्यू आवर एंटायर एटीट्यूड। ये क्या है, हम जाके यूएन में बैठते हैं, ये करते हैं, वो कुछ नहीं होता है, पैसे हराम होते हैं, और क्या होता है? तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बिग लेसन फॉर पाकिस्तान। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले आपको कहा, वी आर रेडी मिलिटरीली, वी आर रेडी पॉलिटिकली, हम एक हो गए हैं ऑन दिस इश्यू।
और डिप्लोमेटिकली इंडिया हैज़ फेल्ड टू आइसोलेट अस, और वो रोज़ पे रोज़ पता चल रहा है इट इज़ फेल्ड टू आइसोलेट। और हमारे दोस्त हमारे साथ टिके रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से वो टिके रहे हैं बेमिसाल है, ख़ास तौर चीन। अब खुदा के लिए जो दोस्त हैं उनको ऑनर करें व्हेन इंशाल्लाह दिस इज़ ओवर। बिल्कुल। वकार साहब, आप क्या समझते हैं जो अब वजारत इत्तलात ने एक फ़ैसला लिया है कि जो मकामी मीडिया है और बैनुल अक़वामी मीडिया उसे LOC का दौरा करवाया जाएगा, ये ख़बर भी भारत पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि हम सच को मुसलसल बेनकाब कर रहे हैं, भारतीय झूठ है उसको बेनकाब कर रहे हैं और सच का सामना करना पड़ेगा भारत को। कितना भागेगा? आई थिंक अभी वी शुड फोकस जो बॉर्डरिंग रीजन है और इंडिया के फॉल्ट लाइन्स में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, उसमें एक मिनट दें तो मैं बात करूँ। लाइक इंडियन पंजाब में अभी एक सिविल सोसाइटी की मूवमेंट शुरू हुई है जिसको लीड कर रहे हैं SM नजीर सिंह मान, और बेसिकली उसके साथ उनके और लीडर्स हैं, हरपाल सिंह भुल्लर है, फिर ईमान सिंह मान है, और 10 तारीख को वो दे आर गोइंग टू मार्च। अकालीद हैं बेसिकली, लेकिन अभी खालिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग 3 डिमांड है जी इनकी। वन दे सेड जी के वॉर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे शुड बी नो वॉर, एंड बल्कि लोगों ने कहा है कि विल ब्लॉक इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। some people said कि हम फिर पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करें। इट्स वेरी वेरी आई थिंक अलार्मिंग फॉर इंडिया। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली बॉर्डर खोलें पाकिस्तान के साथ, बल्कि हुसैनी वाला का भी खोलें और वागा, बिकॉज पंजाब का ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, पंजाब का किसान जो है भूखा मर जाएगा, बिकॉज अच्छा एक चल रहा था इनका। और तीसरी डिमांड है कि खालिस्तान शुड बी अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। और अगर आप चाइना का देखें तो साफ इंडिया पंजाब का बॉर्डर तो नहीं मिलता, तो क्या सिखों की अभी नजर पुराने पंजाब पे है, लाइक हिमाचल पे है, हरियाणा पे है। सो इफ आई थिंक दिस मूवमेंट पिक्स अप, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, क्योंकि पंजाब इसमें पंजाब एक पिवट है मिलिट्री डोमेन में, दोनों तरफ जो है अगर पंजाब में कोई डेंट पड़ता है भारत को तो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉल कर जाता है उनके हाथ से। तो ये आई थिंक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है जिसपे फोकस करने की जरूरत है। फिर नॉर्थ ईस्ट देख लें, बांग्लादेश का स्टेटमेंट है जनरल फजल रहमान जो है उनका, जो बड़े क्लोज हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के, जी वी शुड, और बांग्लादेश का पुराना क्लेम है कि इवन पार्टीशन में असम का और जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ रियासत का हिस्सा नहीं मिला था उनको, तो स्क्वीज कर दिया गया था। और उसपे हमारे दोस्त भी हैं, बिल्कुल शाहिद जमान है, वो भी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मिलिटरीली इंडिया इज नाउ फेसिंग 3 फ्रंट्स। पाकिस्तान के साथ तो पंगा है ही है, देन इज चाइना जो बड़ा खुल के सामने आ रहा है। सुना है कि चाइना भी एक साइड स्टार्ट करने लगा जो उनकी तिब्बत में वेस्टर्न कमांड है। और उसके बाद अगर बांग्लादेश भी कुछ मूवमेंट करता है, जस्ट इमेजिन के मोदी साहब को लग समझ जाएगी इनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल घिरता चला जा रहा है मोदी का भारत इस वक्त चारों तरफ से, अहमद साहब, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीला प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे हैं मोदी हुकूमत। IMF को खत लिखा है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा डालने का कहा, और फिर मजीद कर्जा देने से भी रोक दिया गया है। जितना गिर सकते हैं मोदी गिर के दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी अगेन ये भी एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। वो अब मिन्नते करने पहुंच गए हैं IMF के पास और इन सारी चीज़ों पे। ऐसे देखें, ऐसे ही हुआ था 47 में, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था जब इन्होंने कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की, तो कायद आज़म ने फिर जो एक्शंस लिए उसके बाद जब इंडिया को लगा कि बिल्कुल तबाह हो जाएंगे तो उस वक्त ही UNO भाग जाते हैं। 65 में इन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर ये भाग गए UNO के पास, सोवियत यूनियन के पास, के किसी तरह हमें बचाओ। अभी भी ये सारा ड्रामा शुरू इन्होंने किया, ये सारा पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो इंफॉर्मेशन ऑफेंसिव और ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ये सारा इंडिया ने शुरू किया। जब पाकिस्तान ने फाइट बैक किया तो फिर वही हुआ जो ये करते आए हैं, जो इनकी खसलत है, ये भाग गए माफिया मांगने, मिन्नतें करने के लिए। क्योंकि बेसिकली जिस तरह आपके जो मेहमान हैं उन्होंने भी इस तरफ सिग्नल किया है, इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंसीज हैं, इंडिया के अंदर 120 फुल फ्लैज फ्रीडम मूवमेंट्स हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट्स जिस मुल्क में हैं वो इंडिया है, और सारी ब्रूटल मूवमेंट है। आप नागालैंड को देखें, आप नागालैंड 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, अभी भी 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है। जब से पहलगाम वाला वाकया हुआ है, इंडिया को 7 सिस्टर स्टेट्स की टेंशन पड़ गई है कि वहां पे जो जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट्स है वो बढ़ चढ़ के इनके ऊपर अटैक कर रही हैं। और अब जब बांग्लादेश के साबिक जनरल ने स्टेटमेंट दे दिया तो और परेशान हो गए होंगे कि वो तो वैसे ही ऑलरेडी तैयार बैठे। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है, इंडिया की रियासत है। पिछले 1 महीने से उसमें इंतहाई खूनरेज फसादात हो रहे हैं।
और बांग्लादेश, जाहिर है इनका खौफ 90s का सारा 10 साल जो डेकेड था, इन्होंने, इंडिया ने यही चीखते चिल्लाते हुए गुजारा है कि बांग्लादेश से हमारे मुल्क के अंदर जी फसाद हो रहा है और हम मारे गए और हम लुट गए और कोई बांग्लादेश को रोके। ये इनकी औकात है। बांग्लादेश नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर 12 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसके ऊपर नेपाल है, नीचे बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल के साथ इनकी दुश्मनी है। नेपाल के अंदर इन्होंने पिछले दिनों दहशतगर्दी करवाई है और फिर उसके बैक के ऊपर पूरा चाइना बैठा है, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना क्लेम करता है। तो ये जिस दिन पाकिस्तान, ये अगर इनकी जो रिपोर्ट्स आई थी, जो लीक हुई थी, इनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, उनमें भी लिखा था कि आप जो काम करने लगे हैं मिस एडवेंचर वाला, ख्याल से करिएगा, अगर जंग थोड़ी सी लंबी हो गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इंडिया टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये कैसे सेव करें? और ये जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी पता नहीं कितने $100 बिलियन की है, ये 2 दिन जंग कर लें, इनकी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बराबर हो जाएगी। मिशाल मलिक साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया है। मिशाल मलिक साहिबा ने कहा कि शिमला मुआहदा पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, बड़ा बेहतरीन मौका है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? शॉर्ट का रिस्पॉन्स इस पर चाहूँगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आई थिंक वो फॉलो करती हैं, और दूसरा आई वुड से लीड कर रही हैं पाकिस्तान में। जो हमारे कश्मीरी भाई बहनें हैं, उनके हस्बैंड यासीन मलिक जो है नेल्सन मंडेला कहलाते हैं कश्मीर के। मेरे ख्याल इट्स अ टाइम फॉर दैट, बिकॉज ये जो LOC बन गई थी सीज फायर लाइन से, फिर कदमें लग गई, बायलैटरल इशू बन गया था, व्हाटएवर, आई थिंक इसको खत्म करने का टाइम है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई कदम लगती है तो, और वैसे भारत जो है इसको ऑलरेडी आई थिंक 10 दिन में डाल चुका है, सो लेट इट बी, और लेट द कश्मीर एंड ऑल द 6 रिवर्स बी ओपन। फिर तो ओपन होगी ना हर चीज, फिर तो कोई क्लेम नहीं रहेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल मूव अक्रॉस, और फिर देन इट बिकम्स एन इंटरनेशनल इशू। फिर UN में ही लड़ा जाएगा डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली, इंशाल्लाह ताला भारत को सबक सिखाने का टाइम आ गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। जफर हिलाली साहब, ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अरबी साहब, आप हमारे साथ शो में ही रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो डिजिटल मीडिया अकाउंट्स की बंदिश है, शोबिज स्टार्स के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, क्रिकेटर्स के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, कितने डर और खौफ की अलामत है भारत के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान बेग साहब। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। डर और खौफ का ये आलम है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं और DG ISPR के अकाउंट हैं, उनको बंद करने के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, अदाकारों के अकाउंट्स को भी भारत में ब्लॉक किया जा रहा है, जर्नलिस्ट के अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तमाम तरह अकाउंट्स जो हैं ये बंद रहेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। कितना इम्पैक्टफुल है जो डिजिटल मीडिया वॉर है, पाकिस्तान ने उसमें भारत को शिकस्त दे दी है। अहमद हसन अरबी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अहमद साहब, कितना बड़ा ये पाकिस्तान की जीत है? डर और खौफ मोदी के लिए ये है कि उसने पाकिस्तान के, तो चले हमारे पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर, DG ISPR तक तो बात समझ आ रही है, हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी बात समझ आ जाती है, लेकिन अदाकारों के, क्रिकेटर्स के मीडिया अकाउंट्स बंद करना कहाँ की अकलमंदी है? देखें, ये जो इंडिया के साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी पिछले 7 दिनों में हुआ है, इसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बहुत गहरे सबक है पाकिस्तान के लिए सीखने को, और इसने बिल्कुल डिस्कोर्स चेंज कर दिया है। इसने पाकिस्तान के अंदर का पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर को बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस किया है। अब आप ये देखें कि ये जो इन्होंने अभी क्रिकेटर्स के और शोबिस के लोगों के अकाउंट्स बंद किए हैं, हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री में और शोबिस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी जुबान नहीं थकती थी इंडिया को अपीस करते हुए, जो जिनके चंद 2 कौड़ी के 2 रुपए के 2 पैसे के या चंद व्यूज के इंटरेस्ट इंडिया के साथ अलाइन थे, और वो पिछले 5-6 साल से वो इंडिया के अंदर कुछ भी हो जाए उसकी उन्हें तकलीफ होती थी। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, उसके ऊपर उनकी जुबान नहीं खुलती थी। तो उन सारों के अकाउंट्स इंडिया ने तो नहीं देखा कि कौन सा प्रो इंडिया और कौन सा एंटी इंडिया है उसका हम अकाउंट, उन्होंने सबके अकाउंट उड़ा के बंद कर दिए, विच शोज देम अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन माइंडसेट। उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा पाकिस्तानी उनके साथ है, उनके लिए पाकिस्तानी है सारे उनके दुश्मन है। तो लिहाजा इनको भी अब अकल करनी चाहिए कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें और अपने जो 2 कौड़ी के मफादात हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को रखें। और जो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं आज,
जो क्रिकेटर पाकिस्तान के हक में आज बोल रहे हैं वो पहले भी बोल रहे थे, जो शोबिस के लोग पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं वो पहले भी बोल रहे थे, और अल्लाह उनको इतनी इज्जत और शोहरत से नवाज रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही बंदिश हो सकती है, इंटरनेशनली तो पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज कर ही रहा है। अच्छा अहमद साहब, एक और बात है, हम तादाद में कम होने के बावजूद भी मीडिया वॉर में ऊपर हैं भारत से, हम जीत चुके हैं, इस बात को खुद भारतीय भी तस्लीम कर रहे हैं। ये कितना इम्पैक्टफुल है, कौम के एक होने की कितनी बड़ी निशानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंफॉर्मेशन जो ऑफेंसिव है पाकिस्तान की तरफ से, उसको इंडिया कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता। जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, पाकिस्तान ने वो किया इनके साथ। इनको इनका अपना बयानिया इनके होम ग्राउंड पे तबाह करके इनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये रहा तुम्हारा बयानिया जो तुम बनाना चाहते थे। और पूरे पाकिस्तानी जिस तरीके से इकट्ठे हुए और जिस तरीके से आपने देखा कि जो जज्बा, जो मोटिवेशन, जो फ्लेयर, जो इंडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पाकिस्तानियों के अंदर मौजूद है, वो एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि कभी आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो पाकिस्तान में इंडिया की इस फैशिज्म और इस दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान के अंदर है, वो बहुत पावरफुल है। हर पाकिस्तानी अब तंग है। हर 2 साल के बाद मोदी का ड्रामा होता है कि यार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जी मैं हमला करने लगा, हमला करना। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं एक दफा तुम करके देख लो। अब इंडिया भाग रहा है। सो वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो इंडिया की इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरहान विक साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मजमूई तौर पर अप्रोक्सीमेट कितने अकाउंट्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं, या बस जो भी पाकिस्तानी जिसके आगे लिखा है वो सब कुछ ब्लॉक किया जा रहा है भारत? नहीं, ये जो भारत पाकिस्तान के अकाउंट्स बंद कर रहे हैं ये कोई अभी का फिनोमिना नहीं। ये फिनोमिना हमने 2018 से देखा है और तब से लेकर अब तक कंटिन्यूस है। तो ये अभी जो मौजूदा दौर में भारत चूंकि ढोल ज्यादा पीट रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हमने कुछ अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने ये सिलसिला 2018 से ही शुरू किया था। और अब तक अगर हम देखें तो एक्स के ऊपर तो हजारों की तादाद में अकाउंट्स हैं जो कि उन्होंने बैन कर दिए हैं। इसी तरह वो यूट्यूब के ऊपर भी अकाउंट्स बैन करते जा रहे हैं, और वो अकाउंट्स भी बैन कर रहे हैं जिन्होंने शायद कभी भारत के खिलाफ ट्वीट भी ना की हो। तो ये चीज उनकी इनसिक्योरिटी शो कर रही है कि वो किस तरीके से पाकिस्तानियों से होश जताएं कि अगर उनका बयानिया पाकिस्तान का हमारे लोगों तक पहुंच गया तो हमारे लोग जो से हैं वो कहीं हमसे मुतनफिर ना हो जाए। अगर आपने हालिया भी कुछ अरसे में देखा हो तो जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनके यूट्यूब चैनल पर गई, वहां से भारत में मौजूद लोगों ने देखा, और जब उन्होंने देखा तो उसके बाद से मोदी हुकूमत के ऊपर बाकायदा गुज़िश्ता 3 से 4 दिन में काफी सारे सवाल पूछने शुरू हो गए हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो वीडियो इशू की उसको भी भारत में देखा गया, और अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल लोगों के अकाउंट्स भी वो बंद कर रहे हैं। माजी में ये जो उनका सिलसिला था वो सिर्फ वॉलंटियर्स की हद तक था कि जो लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनके अकाउंट्स बंद करते थे। लेकिन अब जो उनका है पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन पर मौजूद लोगों के अकाउंट्स भी बंद कर रहे हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि भारत के लोग जो से अब वो मोदी सरकार के खिलाफ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता इस तरह का। तो वो फिर पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई बयान आए तो वो उसके ऊपर उनसे पकड़े। और अगर आप अभी भी मौजूदा सूरत हाल में भारतीय मीडिया को चेक करें तो वही सारे सवाल जो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने DGISPR ने उठाए थे वो अब भारत के अपने लोग उठा रहे हैं, और इसी वजह से अब वो मजीद इनसिक्योर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और मीडिया वॉर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कितना इम्पैक्टफुल है पाकिस्तान के लिए और भारत के खिलाफ? जी, पाकिस्तान में अगर आपको पता हो तो हालिया कुछ ऐसे में एक्स को बंद कर दिया गया था। जब एक्स को बंद कर दिया गया था तो हो ये रहा था कि एक ही जो महसूस पार्टी है उसका जो बयानिया है वो एक्स के ऊपर चल रहा था, क्योंकि उनके ज्यादातर जो सपोर्टर थे वो ओवरसीज मुकीम थे, वो पाकिस्तान में मुकीम नहीं थे। तो भारत की जो मजमूई हमें नजर आते हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, उनका जो तजरिया था वो ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है तो शायद इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जो से पाकिस्तानी रियासत से तंग हैं, और हम अगर कोई हमला करेंगे तो लोग हमारी सपोर्ट शुरू कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये पूरा ड्रामा शुरू किया है तब से पाकिस्तानी अवाम और बल्कि वो पार्टी जिसके मुतालिक हमें ख्याल था कि शायद वो मुखालफत करें, वो भी पाकिस्तान के साथ करें, और पूरा पाकिस्तान शहीद हो चुका है इस भारतीय हमले के बाद से। तो ये भारतीय तजिया निगारों को इस वक्त समझ नहीं आ रही। मैं आज भी उनके जो रिटायर्ड है वो बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उनकी वीडियो देख रहा था, वो बाकायदा अपने सर के बाल नोच रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा दादा था कि पाकिस्तानी कौम तकसीम हो जाएगी, ये तो उल्टा मुद्दत हो गई। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बताया कि किस तरीके से कितना इम्पैक्टफुल है, और हम जो डिजिटल मीडिया की वॉर है
इसमें भारत को शिकस्त दे रहे हैं। कुछ भारतीय, हमने देखा बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं जो वो सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम पाकिस्तानी ड्रॉ में और पाकिस्तान की जो PSL हमारे यहाँ चल रही है बड़े शौक से देखते हैं, इसको किस तरीके से देखें। इस पर आप क्या मशवरा देंगे भारतीयों को? यहाँ तो मीम्स में उनको मशवरा दिया जा रहा है कि भाई VPN इस्तेमाल कर लें। जी देखिए, भारत में जो अवाम है वो हम अगर देखें तो वो लोग भी काफी पढ़े लिखे हैं। वहाँ के लोग अभी भी आ रहे हैं पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। अगर आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर फहरिस्त देखें कि वो अकाउंट्स जो भारत ने बंद किए हैं, उनमें काफी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर आज तक शायद भारत के खिलाफ एक भी वीडियो नहीं लगी हो, लेकिन उसमें ऐसे लॉजिकल किस्म के पाकिस्तानी हैं जो कि लॉजिक से और दलील से पाकिस्तान का मौकफ पेश करते हैं। तो वो इस चीज से खौफजदा हैं, लेकिन इसका नतीजा उल्टा जा रहा है। मैं आज भी देख रहा था, बहुत से मैंने यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के मॉनिटर किए, तो वो चैनल जो कि बज़ाहिर भारत अपनी तरफ से बंद कर चुका है, वहां पर भारतीय अवाम खुद आकर कमेंट कर रही है कि हम VPN का इस्तेमाल करके आपकी बातें सुनने आ रही है, क्योंकि हमारा मीडिया हमसे झूठ बोलते हैं और पाकिस्तानी जो से वो हमसे सच बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत मैसिव स्केल के ऊपर जो से हमें भारतीय ऑडियंस में एक तब्दीली नजर आ रही है। और इसी वजह से ही देखिए, दुनिया की तारीख में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऑफिशियल लोगों के, जैसे DGISPR हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनके अकाउंट्स बंद करते। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत ऐसा कर रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि वहाँ की जो ऑडियंस है वो अपने लीडरों की बजाय पाकिस्तान के लीडरों पर ज्यादा भरोसे का और इत्मीनान के इज़हार कर। बिल्कुल, हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अदाकारों के और क्रिकेटर्स के अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं। डॉक्टर फरहाद मिर्ज़ा साहब, अहमद हसन अरबी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन, मोदी अदाकारों के और क्रिकेटर्स के अकाउंट भी बंद कर रहा है, बिल्कुल ही औकात से नीचे गिरता चला जा रहा है। और कितना नीचे गिरोगे नरेंद्र मोदी? औकात से नीचे कोई चीज़ नहीं होती। खुद तो गिरे हो, भारतीयों को भी नीचे गिरा कर ही रहोगे। अकल करो, बल्कि सॉरी, अकल तो किसी बेवकूफ़ से अकल की तवक्को नहीं की जा सकती है। होश करो, होश के नाखुन लो। अगर इस बार कोई गलती की तो हम ऐसी धूल चटाएंगे कि अपने बच्चों को भी हमारी कहानियां सुनाओगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।